अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ सबकी नज़रें हैं और पाकिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है और जो इक़दामात हैं वो भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से हाल ही में कुछ अहम मुलाकातें और अहम इजलास भी हुए और अब भी पाकिस्तान की जानिब से एक और अहम फ़ैसला किया गया है कि जो सहाफ़ी बैनुल-अक़वामी जो चैनल्स हैं, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ से जो भी आएंगे उनको वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ैसला भी किया गया है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जंगबंदी के बाद जब मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ तो उसके बाद आज दिन तक जो आलमी रहनुमा है, अहम रहनुमा है, उनके भी पाकिस्तान के साथ राब्ते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशों को सराहा भी है और पाकिस्तान के जो कोशिशें हैं उनकी तारीफ़ भी की गई है। तो ओवरऑल जो सीज़ फायर के हवाले से एक अहम फ़ैसला था, उस पर इब्तदाई तौर पर कुछ खदशात भी सामने आए। इवन लेबनान के हवाले से कहा गया कि वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं इवन सीज़ फायर के बाद भी। फिर उस हवाले से इज़राइल का भी एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा था जिसकी मज़म्मत भी की जा रही थी। इसी के साथ साथ अब सबकी नज़रें, जैसे मैंने कहा, कि वो पाकिस्तान की तरफ हैं और इस्लामाबाद के अंदर एक अहम बैठक होने जा रही है और पाकिस्तान जो मुज़ाकरात हैं उनकी मेज़बानी के हवाले से जो इक़दामात हैं, जो इंतज़ामात हैं, उनको हतमी शक्ल जो है वो भी दे दी गई है। मुज़ाकरात के हवाले से और आने वाले दिनों में जो खित्ते की सूरत हाल होगी उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब सीज़ फायर हुआ तो कुछ ख़बरें ये भी आईं कि शायद उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। किस हद तक आप पुरुम्मीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे या आपके नज़दीक कुछ खदशात अभी बाकी हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो बहरहाल इससे नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है। लेकिन ये बात भी हौसला अफजा है कि अमेरिकन्स और ईरानियंस दोनों आ रहे हैं हाँ। इस्लामाबाद में। तो इसका मतलब रिजर्वेशंस थी या जो एक्सप्लेनेशंस थी वो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी हैं। तो ओवरऑल जो इस वक्त माहौल बन रहा है वो मुज़ाकरात का है। तो इसलिए हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आगे क्या होता है वो तो फिर डिपेंड करता है पार्टीज पे कि वो अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करते हैं और अपने इंटरलोक्यूटर को वो किस तरह से कन्विंस करते हैं। अच्छा, लेकिन दुरानी साहब, जैसे आपने कहा कि लेबनान के ऊपर जो हमले हुए या मुआहदे की अगर खिलाफवर्जी हुई तो वो नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने भी कहा। लेकिन अब इज़राइल का मामला सर है तो सही, इस हवाले से बातचीत होती भी रही है और लेबनान के मामले पर तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी खुद ईरान की जानिब से भी किया गया। लेकिन आप क्या समझते हैं सर कि फिर किसी और मुल्क को इंटरवीन करना पड़ेगा इस इज़राइल के हवाले से जो मामला है, या फिर ट्रंप साहब ही बात करेंगे? नहीं, ये अमेरिका ही करेगा इसके, क्योंकि इस वक्त भी जो अमेरिका इस वॉर में आया है वो इजराइल की वजह से आया है। इजराइल ने लास्ट ईयर जून में भी वॉर इनिशिएट किया और अमेरिका आ गया उसके पीछे, और इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ। और दोनों मरतबा ये है इत्तेफाकियत है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात काफ़ी एडवांस स्टेज पे थे। तो लेकिन उसको सबोटाज कर दिया। तो हमें इस लिहाज से जो है मैं कह सकूँ कि इजराइल एक स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है। तो हमें ठीक है। और हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स को इस मामले में जो है नज़र रखनी होगी और इजराइल को जो है सख्ती से बताना होगा कि वो इन मुज़ाकरात की राह में कोई न डाले। जी। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब, आपने देखा होगा कि सीज़ फायर के बाद भी अमेरिका में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑपरेशन और जो कामयाबी थी उस हवाले से आदाद शुमार भी सामने रखे गए। फिर उसके बाद भी कुछ बयानात आए। आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात या कामयाबियां गिनवाना ये मुज़ाकरात के अमल को मुतासिर कर सकता है या मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये रेटरिक तो नेचुरल है, वो अमेरिका भी करेगा, ईरान भी कर रहा है। ईरान ने भी कहा कि हम तो ये जंग जीत चुके हैं। तो ऐसी ये चीज़ें रेटरिक तो रहेगी। इसमें हम इससे जो है इनकार नहीं कर सकते और इसको उस तरह से रोक भी नहीं सकते। लेकिन असल बात ये है कि दोनों इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं
تو یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. بالکل سر، اب مذاکرات تو ظاہر ہے ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے، لیکن اسی پریس کانفرنس میں جو رجیم چینج کے حوالے سے ایک امریکہ کا موقف رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے جو امریکہ چاہتا تھا؟ واقعی جہاں وہ جو کلیم کر رہا ہے وہ درست ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رجیم بھی وہی ہے، بلکہ اسی رجیم کے لیے اس آپریشن کے بعد، اس جنگ کے بعد موجودہ رجیم کے لیے مزید ہمدردی جو ہے وہ بڑھی ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب کوئی مختلف بات نہیں کہہ رہے ہیں. رجیم چینج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ان کے بیٹے کو لے آئے ہیں تو جی وہ اس کو رجیم چینج کے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال حقیقت ہے، وہ اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جس رجیم چینج کے پہلے ہم جو دیکھ رہے تھے وہ تو بہرحال نہیں ہوا. وہ یہ چاہتے تھے کہ کلرجی ختم ہو جائے، تو اس وقت تک تو نہیں ہوا. آگے کیا حالات بنتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح. کہ اس وقت جو ایران کی ڈسپنسیشن ہے، جو رجیم ہے، وہ آگے کس طرح سے چلتی ہے اور وہ سوشو اکنامک ایرینا میں وہ کس طرح سے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ٹال آرڈر ہوگا، بہت آپ سمجھیں چیلنجنگ جاب ہوگا. کیونکہ جس طرح کی جو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ایران میں ہوئی ہے، اس سے ایران کو جو مالی نقصانات ہوئے ہیں، ان کا انفلیشن ریٹ پہلے ہی جو ہے وہ تقریباً 40% تھا، وہ اور بڑھ جائے گا. ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ چیلنجز وہ ہوں گے کہ جو اب ایران کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ جو رجیم چینج والی بات ہے، فی الحال وہ اگر آپ اس کو یعنی لٹرلی لے رہے ہیں تو وہ تو ہوئی ہے. لیکن وہ امریکہ کے مفادات پورے ہوئے ہیں یا مقاصد پورے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. لیکن دوران صاحب، یہ جو جنگ شروع ہوئی، جنگ کے دوران بھی اور ایون سیز فائر کے بعد بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تحفظات ہیں، خاص طور پر اپنے اتحادی ممالک، نیٹو ممالک کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ نیٹو ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب ان کو ضرورت تھی. تو آپ نیٹو ممالک کے حوالے سے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ماحول کریٹ کیا ہے وہ اسی کا ہی نتیجہ ہے. انہوں نے یہ جنگ تو اب لیٹسٹ ہے نا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آئس لینڈ پہ بھی اپنا قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا. کینیڈا کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس کو اینیکس کر لیں گے. پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوبا کو بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کا انہوں نے آلریڈی جو ہے سارے راستے بند کر دیے ہیں. جی اس طرح سے سکویز کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وینزویلا میں کیا کیا. یہ تمام چیزیں مل ملا کے اگر آپ ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو وہ اس نے خود نیٹو کے ممالک ہیں ان کو ٹرمپ صاحب کے بارے میں شاکی کر دیا تھا. اب ایسی صورتحال میں آگے ایون نیٹو کا جو مستقبل ہے ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میجر ممالک ہیں نیٹو کے یورپ میں، انہوں نے یہ جنگ بندی کا جو ہے بڑا خیر مقدم کیا، اور پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا. انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو فون بھی کیے، جرمنی، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، ان ممالک سے تو فون بھی آئے ہیں ان کے سربراہان مملکت کی طرف. اچھا، لیکن دوران صاحب یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آئی ہے، اور ایک نئی چیز جو خاص طور پر جو اس وقت زیر بحث بھی ہے، جس پر بات بھی ہو رہی ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے جتنی کشیدگی یا جتنی صورتحال ماضی میں رہی ہے اس میں کبھی بھی یہ صورتحال سامنے نہیں آئی. تو آپ کو لگتا ہے جیسے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر کوئی سیکیورٹی کا معاہدہ کرے اس حوالے سے، تو آپ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے کیا آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ جی، اسٹریٹ آف ہارمز تو فرسٹ ٹائم آیا ہے. اس کا بلاکیڈ وہ ایران کو اس کا جغرافیکل ایڈوانٹیج تھا، لیکن اگین جغرافیکلی
ओमान भी उसका उतना ही हिस्सेदार बनता है। और उस मामले में ईरान उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ हिंट कर चुके हैं अबाउट द रिजीम। लेकिन इसको अगर फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है कि अंडर द यूएन लॉ ऑफ यूएन लॉ ऑन कन्वेंशन ऑन सीज अनक्लॉज, तो उसमें वो ईरान शामिल हो जाए तो वो उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर देता है। लेकिन अगरचे ईरान अभी अनक्लॉज का सिग्नेचर नहीं है। अच्छा दुरानी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि आपके इल्म में है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो उसके बाद इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी ने बड़ी कोशिश की कि वो अमेरिका के करीब हो जाएं, मुलाकातें भी हुई और उसके बाद भी उन्होंने लॉबिंग भी, अगर हम कहें तो एक तरह की हुई कि उन्होंने नेतन्याहू से भी मुलाकातें की। अब ये जो सूरत हाल है इसमें जहाँ पर पाकिस्तान की तकरीबन दुनिया भर में जो है वो तारीफ भी की जा रही है, सिफारती सतह पर कोशिशें, फिर इस्लामाबाद में एक अहम बैठक, इस सारी सूरत हाल में आप इंडिया को कहाँ खड़ा होते हुए देख रहे हैं? इस समय इंडिया तो साइडलाइन पे है और उन्होंने, आपने देखे होगा उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह की जबान यूज की थी जी। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही थी। तो और फिर ये कि लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहरहाल इंडिया के साथ उन्होंने बड़ा काम किया है जी। और ये क्लिंटन के ज़माने से ये काम जारी था। आपने देखा कि अमेरिका इंडिया का जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो बड़ा रोबस्ट है और अभी भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी में उनका कोऑपरेशन चल रहा है और फिर आपने इजराइल के साथ भी देख लिया, उनके साथ उनका टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन वो चल रहा है, तो वो अपनी जगह में है। इस वक्त मोदी साहब जो है उनको, वो भी जब ट्रम्प साहब नए नए आए तो फौरन पहुंच गए, उन्होंने मुबारकबाद दी। उससे पहले अगर उन लास्ट टाइम में भी वो हाउडी मोदी का जो है नारा लग गया था और मोदी साहब ने जो है वो प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि ट्रम्प साहब आएंगे, हम जिताएंगे। ये सब हो गया था। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि इंडिया ने अपने इस जोन में कि वो शायद अब पावर बन गया है या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गया है। लास्ट उसने एक मिस एडवेंचर किया अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका जवाब उसको मिल गया विद इन फ्यू आवर्स। तो ये चीजें अब ये उनके लिए शॉकिंग बात थी, इंडिया के लिए भी, और दुनिया भी ने भी उसको नोटिस किया। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान यूनिकली प्लेस्ड है इस सिचुएशन में कि उसके ईरान से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये है कि दोनों पार्टीज का पाकिस्तान पे एतमाद है, ये डिफरेंस है। इंडिया पे वो एतमाद नहीं है क्योंकि वो जंग से 2 दिन पहले वो इजराइल में थे, नेतन्याहू साहब को गले लगा रहे थे और आगे वो मुस्तकबिल के स्वाने ख्वाब भी जो है देख भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। तो जाहिर है अब उससे इंडिया की जो अपनी हैसियत है, क्रेडिबिलिटी, उसको तो नुकसान पहुंचा है। और ये मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ईरान और इंडिया के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट उभर के आया है वो जो है ब्रिज हो सके। ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, आसिफ दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है और सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत सब पुरुम्मीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा में ज्वाइन करेंगे।